तबस्सुम नाम की एक महिला ने अपने पति से कहा कि सुनते हो जी। बोले हाँ बताओ क्या बात है। अपना थोड़ा सा आज अलग से स्टाइल में कुछ यहाँ पर एंजॉयमेंट हो जाए तो क्या कैसा रहेगा। अब जो उसका पति होता है वह कहता है कि मैं समझा नहीं क्या कह रही हो तुम। तबस्सुम कहती है कि आज मैं तुमसे प्यार करूँगी और जी भर कर प्यार करूँगी और बस उसको अलग ढंग से करूँगी। अब तो जो पति होता है वह कहता है क्या अलग ढंग, क्या करोगी, क्या करना चाहती हो। पत्नी कहती है कि ऐसा करते हैं और जैसा फिल्मों में देखा जाता है और रस्सी का सहारा लेते हैं और रस्सी का सहारा हम भी लेंगे, उससे तुम्हारे हाथ पांव बांध दूंगी और उसके बाद फिर हम एक अलग ही लेवल पर यहाँ पर एक काम होगा। तो पति तैयार हो जाता है, सीधा साधा पति था और रस्सी से हाथ पांव बंधवा लेता है। और उसके बाद दोस्तों जो पत्नी होती है, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, वहीं कोने में रखा हुआ फावड़ा उठाती है और फिर तो वही होता है जो होना चाहिए था दोस्तों इस घटना के अंदर। फिर दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है फावड़े और तेजाब का सहारा लेकर के पति को निपटा डालती है। अब पति को निपटाने के बाद वही पत्नी सबसे ज़्यादा रो रही थी। जब लोग देख रहे थे कि भाई बेचारी का पति, बेचारी का सुहाग उजड़ गया, वही सबसे ज़्यादा रो रो कर दिखा रही थी कि मैं बेवा हो गई, मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा। लेकिन पुलिस बहुत ही जल्दी छानबीन करने के बाद पता लगा लेती है कि ये कांड किसका है। और उसके बाद जब लोगों के सामने राज खुलता है तो लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक पत्नी क्या ऐसा कांड भी कर सकती है, पति को रास्ते से भी हटा सकती है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे और उन दोस्तों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी ऐसे बहकावे में ना आवें और ज़्यादा एंटरटेनमेंट के चक्कर में कहीं गड़बड़ी हो जाए और कुछ हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना 29 जुलाई 2025 को अलीगढ़ का एक धनसारी इलाका पड़ता है। धनसारी इलाके के अंदर यह घटना घटित होती है और किस तरह से घटित होती है पूरी जानकारी लेंगे। एक यूसुफ नाम का एक शख्स होता है और उसके पिता का नाम होता है भूरे खां। यूसुफ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का, बीवी बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। उसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है तबस्सुम और उसके 2 बेटे हैं, जिनमें एक अदनान जिसकी उम्र 4 साल है, एक असलान जिसकी उम्र होती है 6 साल। अब तो बेचारा मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता, जो पैसे मिलते अपनी पत्नी के हाथ पर रख दिया करता, पत्नी घर चलाया करती, कोई परेशानी घर के अंदर नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब जो यूसुफ होता है, जैसे ही 29 जुलाई 2025 को बेलदारी पर गया था, घर से गया तो था लेकिन वह वापस आया ही नहीं कभी भी। अब घर वाले देखते हैं कि सुबह से गया हुआ है, शाम को उसकी छुट्टी का समय भी हो गया है, अभी तक यूसुफ वापस नहीं आया। तो उसकी पत्नी चिंतित होती है और अपने ससुर जी भूरे खां से कहती है कि बाबा अभी तक तो यूसुफ वापस ही नहीं आया, कहाँ चला गया वो। तो जो यूसुफ होता है वह भी चिंतित हो जाता है कि भाई उनका बेटा गायब है, वापस नहीं आया है। उसके फ़ोन को बजाया जाता लेकिन फ़ोन तो उसका स्विच ऑफ बोल रहा था। अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी, हैरानी, उसको देखने के लिए भी जाते हैं लेकिन कहीं भी अता पता नहीं था। जहाँ पर काम किया करता वहाँ से भी वह निकल चुका था। अब बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, उसके बाद पुलिस थाने जाते हैं, सीधा FIR दर्ज करते हैं भाई हमारा बेटा गायब हो गया है, सुबह का काम पर निकला था, अभी तक आया नहीं है। तो पुलिस इस बात कोई FIR दर्ज तो कर लेती है लेकिन इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती है, ठंडे बस्ते में इस बात को डाले रखती है और कह देती है कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद 2 अगस्त को, यानी कि 29 जुलाई को वह गायब हुआ था और 2 अगस्त को पुलिस के पास एक सूचना आती है। सूचना ये आती है कि गांव के बाहर जंगल के समीप एक एकांत में बना हुआ एक कोठरा है, कोठरी, उसके अंदर से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है और आप यहाँ पर आ जाइए। तो दोस्तों सूचना आई थी, बिलराम चौकी का क्षेत्र पड़ता है, नगला छत्ता गांव, वहाँ से एक मकान के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तो पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और जाने के बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके अंदर एक मृत शरीर पड़ा हुआ था व्यक्ति का, जो कि पूरी तरह से झुलसा हुआ था, उसके ऊपर तेजाब वगैरह डला हुआ था। अब तो पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसकी पहचान करवाती है लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाता है। पुलिस को याद आता है कि अभी अभी 2 दिन पहले एक परिवार के लोग आए थे, FIR दर्ज की थी उनके लिए, उनके बच्चा खो गया था लड़का, तो कहीं ये वही तो नहीं है।
और उसके बाद जो पुलिस होती है सीधा उस भूरे खां के पास फ़ोन करती है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक मृत शरीर मिला हुआ है और उसको आप पहचानिए, कहीं वो आपका लड़का यूसुफ तो नहीं। यह बात सुनते ही जो भूरे खां होता है उसके तो पाँव हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं कि क्या मेरा बेटा इस तरह से मिलेगा। उसके बाद वह सीधा वहीं पर जाता है और जाकर के उस मृत शरीर, झुलसा हुआ जो शरीर था उसको देखता है तो उसके पाँव कांपने लगते हैं और वह पहचान करता है तो उसके बेटे यूसुफ के पाँव में एक छोटा सा जले का निशान था, 1-1.5-2 उंगल का। वह उसको तलाश करने लगता है तो वह उसको वहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों उसके बाद उस लड़के के कपड़े भी वह पहचान लेता है। अब तो यह मामला देखकर जो भूरे खां होता है बेटा को इस कंडीशन में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इधर अब पुलिस अपनी कार्यवाही में आगे जुट जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, भूरे खां को घर भेजा जाता है और अब पुलिस छानबीन करती है कि आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या फिर इस लड़के की दुश्मनी रही हो किसी से। लेकिन कोई भी दुश्मनी का एंगल पुलिस को नज़र आ ही नहीं रहा था। जो भूरे खां होता है उसका पिता वह कहता है कि नहीं साहब, हमारा बेटा तो इतना सीधा है, आज तक हमने उसका झगड़ा ही नहीं देखा किसी के साथ, और तो और हमारे साथ भी आज तक लड़ाई नहीं की उसने, जब से पैदा हुआ है ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की उसने हमसे ना किसी और से। अब तो यह बात जब पुलिस को पता लगती है तो समझ जाती है पुलिस की है तो सीधा साधा आदमी है, शायद ऐसा तो नहीं है किसी ने लूटपाट की हो, जैसे आ रहा हो काम से और यहाँ पर ये जंगल का रास्ता पड़ता है, अकेली कोठरी है। लेकिन दूसरा एंगल ये भी था कि इसके पास, बेचारे के पास होगा ही क्या, मजदूरी से लौट रहा होगा, इसके पास 500-600 रुपये होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अपना एक टिफ़िन होगा, तो यह एंगल भी फिट नहीं बैठता था। उसके बाद दोस्तों अब पुलिस और जांच पड़ताल करती है और भूरे खां और उसके परिवार से जब पुलिस पूछती है गहराई से तो भूरे खां और उसका परिवार, यानी कि जो यूसुफ मरा था उसका पिता भूरे खां और उसका परिवार अब आरोप लगा देता है अपनी बहू के ऊपर, तबस्सुम के ऊपर। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों आरोप लगा रहे हो तुम लोग उसके ऊपर, तो घर वाले कहते हैं कि तबस्सुम का गांव के ही एक दानिश नाम के शख्स से प्रेम प्रसंग चला हुआ है और इस बात के लिए कई बार झगड़ा भी हुआ घर के अंदर और उसी ने ये कांड करवाया है, वरना हमारे बेटे की ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही हमारा बेटा किसी के साथ ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ रहता है कि जो इसके साथ कोई ऐसी वारदात कर जाएंगे। वो तो बेचारा सीधा काम पर जाता है, शाम को अपने घर आ जाता है और खा पी कर सो जाता है। अब तो यहाँ पर पुलिस को जब यह बात मिल चुकी थी तो उसके बाद पुलिस सीधा गांव के अंदर जाती है जहाँ पर यूसुफ का गांव था, लेकिन गई तो थी वहाँ पर तबस्सुम को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर देखती है पुलिस की तबस्सुम का तो बहुत बुरा हाल है, बार बार बेहोश हो जा रही है। और फिर पुलिस यही कयास लगाती है कि यार ये बेचारी खुद ही परेशान है, इसने क्या किसी का कत्ल करवाया होगा, और फिर उसकी कंडीशन देख करके पुलिस वहाँ से वापस आ जाती है। लेकिन पुलिस बार बार यही सोच रही थी कि इसने तो कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वह फॉर्मेलिटीज़ के लिए तबस्सुम की कॉल डिटेल्स को चेक करने के लिए लगा देते हैं। अब जैसे ही तबस्सुम की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो यहाँ पर एकदम से नया चैप्टर खुल के पुलिस के सामने आता है। जो तबस्सुम के ससुराल वाले उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे, पुलिस को लगता है कि वह आरोप बिल्कुल सही हैं। वो कैसे सही हैं? तबस्सुम की जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें वह एक लड़का जिसका नाम दानिश होता है, जिसके बारे में घर वालों ने बताया था, उसी से बात कर रही थी। और उसके बाद यह भी पता चलता है पुलिस को कि तबस्सुम के पति जब गायब हो जाते हैं तो उस रात तबस्सुम ने पूरी रात भर बार बार अपने प्रेमी दानिश के पास फ़ोन किया है, पूरी रात भर उससे बातचीत करती रही है। और उसके बाद जब इसको पता लग चुका है कि भाई इसके पति यूसुफ की मृत्यु हो चुकी है, तब भी है लगातार अपने प्रेमी दानिश से बात कर रही थी फ़ोन पर। जिसका पति मर जाए क्या वो इधर उधर बात करेगी? वो तो बेहाल हो जाएगी। तो पुलिस यही अंदाज़ा लगाती है। ऊपर से दानिश से प्रेम प्रसंग इसका चल ही रहा था क्योंकि बार बार कॉल किया करती थी और इसकी लोकेशन भी उसी जगह की बोल जाती है जिस रात यूसुफ गायब हुआ था। उसी कोठरी के जगह पर इनकी दोनों की लोकेशन बोल रही थी जहां पर उसकी लाश पाई गई थी। अब तो पूरी चीज़ें साबित हो जाती हैं और उसके बाद सीधा पुलिस इस तबस्सुम को उठा लेती है। जैसे इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो बड़े रो रही थी लोगों के सामने और बड़े आंसू निकाल रही थी। लेकिन पुलिस, जो महिला लेडी पुलिस होती है, और एक इसको फटाक से पुलिस की गाड़ी में बिठाती है
और सीधा पुलिस थाने ले जाया जाता है। उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो तबस्सुम का ज़र्रा ज़र्रा बोलने लगता है और तबस्सुम कहती है कि हाँ साहब, मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह कांड किया है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि तुम पूरी तरह से डिटेल में बताओ कि तुमने यह कांड कैसे किया, क्यों किया और क्या आन पड़ी थी ऐसी ज़रूरत जो तुमने ये कांड किया। तबस्सुम बताती है कि आज से 2 साल पहले गांव का एक दानिश नाम का लड़का है, उससे मेरा प्रेम प्रसंग चल गया था और अब मैंने उससे कहा कि तुम अगर मेरे घर आना चाहते हो तो मेरे पति के साथ दोस्ती कर लो, और उसने ऐसा ही किया। मेरे पति के साथ दोस्ती कर ली और मैंने कहा कि उसको काम दिला दिया करना, ठेके वगैरह, चिनाई वगैरह का, बेलदारी का, और बस। और उसके बाद जो दानिश होता है, इसके पति यूसुफ को काम दिला दिया करता है, 1-2 जगह पर काम करवा दिया, उसके घर पर आने लगा था। और दोस्तों उसके घर पर आ करके वह अपनी वो जो वासना होती है उसका खेल खेलता और ये दोनों अपनी वासना को मिटाया करते, तबस्सुम और दानिश उसका प्रेमी। अब इसी तरह से मामला चल रहा था, अभी तक किसी को पता नहीं था। ये बार बार वहाँ पर आने लगता है तो थोड़ा सा शक यूसुफ को हो जाता है। एक दिन वह अधूरे में काम छोड़ करके चुपचाप अपने घर पर आ जाता है और आकर के वह पूरा सीन देख लेता है बेडरूम के अंदर, हाँ, जो वो जैसी हालत में थे वो। अब तो यहाँ पर सीन देखने के बाद जो है यूसुफ होता अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है और वहाँ से दानिश तो भाग ही जाता है और पत्नी को खरी खोटी सुनाता है। और उसके बाद तो इसकी पत्नी अब इसकी दुश्मन सी बन गई थी। दोस्तों इसी तरह से इनके झगड़े चलते रहते हैं। जो पत्नी तबस्सुम होती है वह दानिश से कहती है कि यार ये तो बड़ा बवाल मच गया, अब हम दोनों का मिलन कैसे हो पाएगा। हमारे मिलन के बीच में मेरा पति यूसुफ आ रहा है, अगर यह कांटा निकल जाए तो फिर कैसा रहेगा, फिर हमें कौन रोकने वाला होगा। कमा कर तुम ला दिया करना और मैं तुम्हारी प्रेमिका बनी रहूँगी। इन दोनों ने बातचीत करके अब यूसुफ को रास्ते से हटाने की यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर ली थी। और दोस्तों अब आती है 29 जुलाई। 29 जुलाई को यूसुफ जो होता है वह निकला तो था बेलदारी के लिए, लेकिन यह जैसे उसकी छुट्टी होने वाली थी यह तुरंत वहीं पर पहुंच जाते हैं उस दूसरे गांव में। दूसरे गांव से जंगल का रास्ता पड़ता था, वहाँ से वो साइकिल से वापस आया करता था। तो यह रास्ते में एक कोठरी बनी हुई थी कच्चे रास्ते के पास, वहीं पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। और वहीं पर जब उधर से यूसुफ आ रहा था अपने टिफ़िन को साइकिल में टांग करके, तो रास्ते में एकदम से यह मिल जाते हैं। यूसुफ कहता है अपनी पत्नी से कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तबस्सुम कहती है कि मैं ही नहीं, मेरे साथ दानिश भी है और हम ये तुमसे माफ़ी मांगने चाहता है, बहुत गलत हुआ है, ये माफ़ी मांग रहा है, इसको माफ़ कर दो। और मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन एक कसम खाओ, तो मुझे पीटोगे तो नहीं, मुझे शक है तुम मुझे पीटोगे क्योंकि मेरे साथ दानिश है। अब जो ये यूसुफ था सीधा साधा आदमी था बेचारा, इन चालबाजियों को जानता नहीं था। और जो यह तबस्सुम और दानिश थे ये दोनों ही दृश्यम मूवी देख करके सारी प्लानिंग तैयार इन्होंने की थी और प्लानिंग के तहत वहाँ पर खड़े हुए थे। अब तो यह जो पत्नी होती है अपने पति यूसुफ से कहती है कि देखो तुम मारोगे तो नहीं। वह कहता नहीं मैं मारूंगा नहीं, बताओ क्या बात है। पत्नी कहती नहीं आप तुम अपने हाथ पांव बंधवा लो एक बार, मुझे फिर डर लगेगा तुमसे, फिर मैं तुम्हारे पास आकर बात करूंगी। तो उसके बाद यूसुफ सीधा साधा, उसको क्या पता था ये पत्नी आज उसका काल का गाल बनेगी। यूसुफ कह देता ठीक है बांध लो, मैं मारूंगा तो पीटूंगा तो तुम्हें नहीं। लेकिन जो पत्नी होती है उसके जल्दी से हाथ पांव बांध देती है और उसके बाद दिखता है पत्नी का असली रंग और उसके प्रेमी का असली रंग। दोस्तों फावड़ा लेकर गए थे वो लोग और एक तो जो वो होता है ना क्या केमिकल वगैरह तेजाब, उसकी भी एक कैन थी उनके पास। और फिर दोस्तों फावड़े से उसकी वो हालत की जाती है, वो देखने लायक नहीं रहता बेचारा यूसुफ, और ऊपर से तेजाब डाल दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये वो उसको कोठरे के अंदर डाल करके बाहर से कुंडी लगा करके वहाँ से घर आ जाते हैं। और घर आ करके यह पत्नी पूरा ढोंग करने लगती है, अपने ससुर से कहती है भूरे खांसे कि मेरा पति आया नहीं है, कहाँ गया है, ढूंढ कर ला दो, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। और लड़ाइयाँ तो होती रहती है लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से। लेकिन इस तरह से यह मामला खुलता है दोस्तों। पुलिस ने 2-3 दिन के अंदर अंदर ही यह मामला सुलझा लिया था और इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका को अब जेल की हवा खिलाई जा रही है। और वहीं पर यह आराम से आसमान को देखकर गाना गाते होंगे कि हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए और रह गए। बस इस तरह से अब यहाँ पर यह मामला चल रहा होगा। तो दोस्तों कभी भी इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। मैं बार बार कहता हूँ हवस और वासना के खेल में अंत में जो रिजल्ट निकलता है बड़ा भयावह होता है, इसलिए इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है और साथ में अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी भी बहुत प्यारी होती है।
किसी के साथ ऐसा ना करें, छल कपट और किसी के साथ करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। ये ना समझें कि भाई हमारे साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए हवस और वासना से दूर रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। दोस्तों पहले पहले ये वासना बड़ी अच्छी लगती है और प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, एक दूसरे की बातों में, हवाओं में, फिजाओं में लहराते हैं और बस यही रहते हैं कि रात दिन भाई मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका तो ये है, वो है और मैं तो ये कर दूंगा, बाद आसमान में से तारे तोड़ कर ला दूंगा और चांद तारों को उतार करके अपनी प्रेमिका की झोली में डाल दूंगा। अरे भैया, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, अच्छे से रहो, सामाजिकता के साथ रहो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है बाकी की चीज़ों में। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद मुजाहिद, कमेंट करते हैं, छगनदास कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हैं। और उसके बाद आजिम अंसारी कमेंट करते हैं और खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, सोनू कुमार कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं जय श्री राम। उसके बाद सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं ग्राम मर्देवर, जिला छतरपुर से, खेमराज भाटी दोबारा से, दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव से कमेंट करते हैं। और उसके बाद भीम कसरे तदौड़ पुणे महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, जानकी बहन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और मोहम्मद कलाम कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर भी हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं रामचंद्र राज, चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी कहानी बहुत सुनता हूँ पर कमेंट नहीं कर पाता हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को आपका चैनल पर। और दोस्त हम तो हांगकांग से सुन रहे हैं और भाई आपकी कहानी। रामचंद्र राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हांगकांग से हमारे वीडियोस को देखते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और वीडियोस को लगातार देख करके अपने जीवन के अंदर उतारते रहें। उसके बाद हमारे साथ राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई नमस्कार, आप इतनी नई नई कहानियाँ कहाँ से लाते हो भाई साहब, क्योंकि आज के वक्त में ऐसे ही हो रहा है दुनिया में। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, ऐसा ही हो रहा है और दुनिया की कहानियाँ हैं ये, बस मैं तो इनको आप लोगों के समक्ष पेश कर देता हूँ। बाकी हो रहा है सब कुछ इंडिया के अंदर और दुनिया में भी हो रहा है। ओकेश परियार कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, राम राम जी। धीरज बनवाल, जैसे को तैसा मिलता है, जी बिल्कुल। अजय पासी UCR कमेंट करते हैं, अच्छा हुआ जैसे को तैसा हुआ मिला, UP 33 और ऊंचाहार से हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अजय पासी जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं माधनपुरी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। और अशोक कुमार कमेंट करते हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं नेपाल से, रवि वर्मा कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार UP 83 कमेंट करते हैं, ओविंदर नागर कमेंट करते हैं, हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं और जो कि बिहार 28 से हैं। और उसके बाद पान सिंह हमारे भाई कहते हैं कि जब एक कमज़ोर इंसान अपना गुस्सा दिखाता है तो सामने वाले को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, किसी को नुकसान पहुंचाकर खुश मत होना, इंसानियत मत भूलना। जी बिल्कुल। सूरज डी हमारे भाई कमेंट करते हैं, जो कि फिजी से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा और अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।